वेलकम स्टूडेंट्स, वुमेन कास्ट एंड रिफॉर्म के पार्ट नंबर 3 के साथ दिस इज़ मुख्तार सर। और आज हम बात करेंगे पार्ट नंबर 3 की। तो शुरुआत करते हैं इस टॉपिक की। उम्मीद है इस वीडियो को आप पसंद करेंगे। चलें सर। यहाँ पर दावलेश्वरम में इसने वुमेन्स एजुकेशन के लिए एक स्कूल खोला था और बाद में राजमुंद्री मुंद्री में इसने एक और स्कूल खोला था। सो दीज थिंग्स इंडिकेट्स अस हाउ मच दीज पर्सन्स वर इंटरेस्टेड इन स्प्रेडिंग वुमेन्स एजुकेशन। ठीक है सर। इसके बाद एक और नाम पंडिता रामाबाई। अब ये मेल नहीं है, फीमेल है। पंडिता रामाबाई जो थी ये एक इंडियन क्रिश्चियन थी, औरत थी। इसने जो पॉइट थी, स्कॉलर थी, जबरदस्त काम किया था इसने हिंदुस्तानी सोसाइटी को रिफॉर्म करने के हवाले से। पर्टिकुलरली शी वाज कीनली इंटरेस्टेड इन चेंजिंग द लाइव्स ऑफ द वुमेन इन इंडिया। उसने बहुत सारी किताबें लिखी। खासकर इसने टारगेट बनाया था अपर कास्ट जो वुमेन थी उनके साथ ज्यादती और जुल्म हुआ करता था, जो कि आम लोगों को नहीं दिखाई देता था। देयर वर नंबर ऑफ पीपल हु वर नॉट अवेयर अबाउट द मिजरीज ऑफ द वुमेन ऑफ द अपर कास्ट। अपर कास्ट में जो वुमेन हुआ करती थी उनकी मिजरीज को नजरअंदाज किया जाता था, लेकिन पंडिता रामाबाई ने उनकी इन मिजरीज को हाईलाइट करके उनको उन चीजों से दूर करने की कोशिशें की। और इसके अलावा जो था, इस पंडिता रामाबाई ने अपनी जिंदगी में जो है चाइल्ड्स के हवाले से जो ट्रबल्स थी चाइल्ड्स के लिए या बाकी सारी चीजें जो एसोसिएटेड थी वुमेन्स के हवाले से, अपर कास्ट वुमेन्स के हवाले से पर्टिकुलरली, उनको बहुत हद तक इसने चेंज करवाने की कोशिश की अपनी राइटिंग के जरिए से, अपनी पोइट्री के जरिए से। अच्छा, ताराबाई सिंधी, हाँ, इसका तो नाम आपने बहुत बार सुना होगा। इसका जन्म 1850 में हुआ था और 1910 में ये मर जाती है। लेकिन ड्यूरिंग दिस पीरियड इसने अच्छा खासा काम किया था। ये फेमिनिस्ट एक्टिविटीज थी, फीमेल एक्टिविटीज थी। 19th सेंचुरी में इसका अच्छा खासा रोल बनता है इंडियन सोसाइटी में। कहते हैं कि ये अपने पब्लिश्ड वर्क, एक अच्छा खासा इसने वर्क पब्लिश किया था जिसका नाम था स्त्री पुरुष तुलना, कंपैरिजन बिटवीन मैन एंड वुमेन, इसका ट्रांसलेशन निकलता है। और इसका बेसिकली ये ओरिजिनली जो है मराठी पब्लिश्ड था। 1882 में इसको पब्लिश किया गया था, लेकिन बाद में इसके पॉम्पलेट्स की मदद से इसने अपर कास्ट को जो है पर्टिकुलरली एड़े हाथों लिया और उसकी मदद से जो है इंडियन सोसाइटी को जो है रिफॉर्म करने की कोशिश की। और जबरदस्त कंट्रोवर्शियल इश्यूज इन्होंने उठाए थे अपने दौर में। हिंदू रिलीजन को इसने चैलेंज करना स्टार्ट कर दिया था, जो स्क्रिप्चर्स थे उनको चैलेंज करना स्टार्ट कर दिया था। और वुमेन्स ऑपरेशन जो था हिंदुस्तानी सोसाइटी में, उसको जो ब्राह्मण ने उनके ऊपर जो जुल्म और सितम बना के रखे थे अपने गलत तरीकों की वजह से, उनको चैलेंज करना इसने स्टार्ट कर दिया था। और बहुत सारी ऐसी चीजें जो डिबेटेबल थी इसने वो मंजर आम पे लाई, लोगों के सामने रखी और उनसे ये कहा कि आप मुझे इन चीजों का इन सवालों का जवाब दे दो। ये सारी चीजें इलॉजिकल हैं, कहीं इनका लॉजिक ही नहीं पड़ता है। नंबर सेकंड, दीज थिंग्स वर नॉट अलाउड इन आवर रिलीजन। ठीक है सर। यानी कि रिलीजियस बुक्स का हवाला देके इन लोगों ने जो है, इन रिफॉर्मर्स ने जो है लोगों को समझाने की कोशिश की जो आप प्रैक्टिस करते हैं उनका कोई सिस्टम ही नहीं बनता है। अच्छा, मुसलमानों की अगर हम तरफ देखें तो मुस्लिम जो फीमेल रिफॉर्मर्स थी, बेगम रुकया सखावत हुसैन जो थी, ये जबरदस्त एक स्कॉलर मानी जाते हैं। बंगाली थी बेसिकली। और 1920 अर्ली 20th सेंचुरी में इसने जबरदस्त काम किया था सोसाइटी को रिफॉर्म करने के हवाले से। सोशल इश्यूज इसने उठाए, जेंडर इक्वालिटी जो थी बहुत ज्यादा इसका जो टारगेट थी कि मर्द और औरत के नाम पे जो सोसाइटी में जो ये डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है इसको खत्म किया जाए। सोशल इश्यूज इसने उठाए और इसने जो है पहला एस्टैब्लिश द फर्स्ट स्कूल एम्ड प्राइमरली एट द मुस्लिम गर्ल्स। उसने पहला स्कूल बनाया था मुस्लिम गर्ल्स के हवाले से, जो शायद आज भी कहीं एग्जिस्ट है। और इसके अलावा बहुत सारे ऐसे स्कॉलर्स बाद में आए हिंदुस्तान में, मुस्लिम स्कॉलर्स, जिन्होंने इंडियन सोसाइटी को बदलने के हवाले से और पर्टिकुलरली जो मुस्लिम वुमेन्स का जो स्टेटस है, उनकी जो सोच है, उनकी जो डिमांड्स या इक्वालिटी के हवाले से, फीमेल्स के हवाले से, मेल और फीमेल की जो वहां पर डिस्क्रिमिनेशन हो रही है उसको खत्म करने के हवाले से उन्होंने जबरदस्त काम
की। और ये नाम हमारे सामने इसलिए बार बार दोहराए जाते हैं ताकि हमको ये पता चले कि जिस सोसाइटी में आजकल हम रह रहे हैं, whatever the type of society which we are having at the present day time, इसके पीछे किन लोगों का हाथ है, किन लोगों की इसमें मेहनत लगी हुई है, और तब जाके ये अच्छी और बेहतरीन सोसाइटी हमारे पास आज सामने है। तो ये रिफॉर्मर्स की ही बदौलत हमारे पास ये सारी चीजें आई हैं। अच्छा, अगर हम देखें, अपार्ट फ्रॉम डिमांडिंग द इक्वल राइट्स फ्रॉम वुमेन, मैंने बहुत बातें की इस वुमेन्स के हवाले से, सोशल रिफॉर्मर्स के हवाले से। इन्होंने बहुत ज्यादा सोशल रिफॉर्मर्स ने अनथक कोशिशें की हिंदुस्तान में कि ऐसी सोसाइटी डेवलप हो जाए जिसमें कोई कास्टिज्म का कोई चक्कर ही ना हो, लोगों को उनके कास्ट की बुनियाद पे ना बांटा जाए। ठीक है, तो वुमेन्स एजुकेशन, वुमेन्स राइट के हवाले से तो बातें हो रही थी, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी थे, देयर वर सम रिफॉर्मर्स हु ट्राइड टू मेक ए सोसाइटी जहां पर कोई कास्टिज्म कुछ नहीं हो। तो इस हवाले से प्रथाना समाज जो है ये सामने आ जाता है, और ये भक्ति ट्रेडिशन पे बेस्ड था, जो बिलीव करते थे स्पिरिचुअल इक्वालिटी। ये समझते थे, ये प्रथाना जो समाज था ये समझते थे कि भगवान ने, ऊपर वाले ने, अल्लाह ने हर किसी को एक जैसा बनाया है। तो इट इज नॉट आवर डोमेन टू डिवाइड द सोसाइटी ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट। हमने अल्लाह ताला ने या भगवान ने हमें एक बनाया है, एक खून, एक फ्लैश हमारे पास है, तो हमें किसने हक दिया है कि हम अपनी सोसाइटी को कास्ट के ऊपर बांटे। ठीक है, अच्छा, परमहंस मंडली एक और ऑर्गेनाइजेशन थी जिसको बनाया गया था 1840 में बम्बई में। इसका भी काम था कि वो कास्टिज्म को एबॉलिश करे। द मेन डोमेन, द मेन वर्क ऑफ दिस परमहंस मंडली वाज टू एबॉलिश कास्टिज्म। सो दीज थिंग्स जो हमारे पास आ जाते हैं, इनके हमें पता चलता है कि किस तरह से धीरे धीरे करके जो है इंडियन सोसाइटी एक घटिया सोसाइटी से एक अच्छी सोसाइटी में तब्दील हो गई। आई एम टॉकिंग अबाउट द सोशल डेज एक्टिविटीज एंड ऑल दैट। और जो मैक्सिमम, जो मेनी ऑफ दीज रिफॉर्मर्स वेयर पीपल ऑफ द अपर कास्ट, जो मैं ये प्रथाना समाज जो था या जो परमहंस मंडली जो थी, इसमें काम करने वाले जो लोग थे हैं वो ज्यादातर अपर कास्ट से थे। अगर हम उन रिफॉर्मर्स की बात करें, राजा राम और बाकी, वो ज्यादातर लोअर कास्ट से बिलोंग करते थे। लेकिन यहाँ पर परमहंस मंडली या प्रथाना समाज जो था, जो कास्ट डिस्क्रिमिनेशन को बदलना चाहता था, इनमें से अक्सर लोग अपर कास्ट से भी बिलोंग करते थे। क्योंकि यहाँ पर हमें ये चीज आपको बताना बहुत जरूरी है कि सोसाइटी को रिफॉर्म करने के हवाले से सिर्फ लोअर कास्ट के ही लोग जो सामने नहीं आए थे पास्ट में, कुछ लोग जो अच्छे जहनियत के लोग थे अपर कास्ट में से भी, वो भी सामने आ जाते हैं, और उन्होंने भी सोसाइटी को, इंडियन सोसाइटी को बदलने में जबरदस्त कोशिशें की। अर्ली 19th सेंचुरी में हमें ये भी देखने को मिलता है कि क्रिश्चियन मिशनरीज हिंदुस्तान में जो है वो सेटअप हो गए। उन्होंने बहुत सारे स्कूल ट्राइबल एरियाज में, लोअर कास्ट जो लोग थे उनके इलाकों में वो उन्होंने खोले ताकि वो उनको एजुकेट करवा सके। और आगे जाके बहुत सारी जब इंडस्ट्रियलाइजेशन वगैरह जब शुरू हो गई, अर्बनाइजेशन हिंदुस्तान में डेवलप हो गई, तो कुछ ऐसे काम डेवलप हो गए या जनरेट हो गए जो कि अपर कास्ट के लोग नहीं कर सकते थे। तो उन जगहों पे काम करने के लिए जो है लोअर कास्ट लोग चले गए, और वो खुशी खुशी गए वहां पर, उन इलाकों में, उन सिटीज में चले गए, क्योंकि वो अपने आप को उन अमीर अपर कास्ट लोगों के उस जुल्म सितम से अपनी जिंदगियों और अपने बच्चों की जिंदगियों को छुड़ाना चाहते थे। तो सिटीज में चले गए एज अ सीवेज क्लीनर, स्वीपर्स, या बहुत सारे ऐसे काम थे, रिक्शा पुलर्स से, बहुत सारे बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में चले गए। तो कुल मिलाकर ऐसा कह सकते हैं कि वक्त के साथ साथ 19th सेंचुरी में कुछ ऐसे काम निकल के आए जिनको करने के लिए ये लोअर कास्ट रेडी थे। और इन कामों की वजह से, चाहे वो सीवेज क्लीनर्स हो या स्वीपर्स थे या बेकर्स थे या बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का काम था, रिक्शा पुलर्स का काम था, ये प्लांटेशन में काम था, ये वो काम थे जो अपर कास्ट नहीं कर सकता था। तो इन कामों की वजह से इनको मौका मिला उन अपर कास्ट के लोगों की चुंगल से निकलने का। तो ये खुशी खुशी इन जगहों पे भागे और वहां पर उन्होंने काम करना स्टार्ट कर दिया। तो इससे एक तब्दीली आ गई, इनके बच्चों को आगे जाके स्कूल में जाने का मौका मिल जाता है। ठीक है, और कुछ लोग ऐसे भी थे लोअर कास्ट में से जिनको हिंदुस्तान से बाहर भी निकलने का मौका मिला एज अ लेबरर। ये मॉरिशस चले गए या इंडोनेशिया चले गए। तो ये मैंने पहले ही कहा
कि इन जगहों पे काम करने के लिए खुशी खुशी चले जाते थे, क्योंकि सदियों से अपर कास्ट इनके ऊपर जुल्म कर रहा था। इमेजिन एक ही रिलीजन से बिलोंग करने के बावजूद भी आपको मंदिर में एलो नहीं किया जाता था। तो ये सारी चीजें हिंदुस्तान में इनकी ह्यूमिलेशन का, इनकी सफरेज का बाइस बनी हुई थी, और इन मुसीबतों से निकलने का इनको एक मौका मिला था इन कामों की वजह से, और इन्होंने अडॉप्ट करके ये काम करने शुरू कर दिए। अच्छा, एक और रिफॉर्मर घासीदास हरिदास ठाकुर या श्री नारायण गुरु, इनका भी हम नाम लेते हैं यहाँ पर, इनका भी कंट्रीब्यूशन देखते हैं। 1756 से लेके 1850 तक इनका अच्छा खासा रोल बनता है। सतनामी मूवमेंट इसने स्टार्ट की थी, क्योंकि सतनामी सेक्शन से बिलोंग करता था। अच्छा सर, 19th सेंचुरी में इसका जबरदस्त अच्छा खासा नाम था। ये फार्मर था बेसिकली, और लोअर कास्ट में ये काम, लोअर कास्ट से बिलोंग करता था। लेदर वर्कर जो था, ये उसकी फैमिली उसी से बिलोंग करती थी। तो वहां पर उस पर्टिकुलर फैमिली में, उस पर्टिकुलर कम्युनिटी में होने वाले जो एक्टिविटीज थी, या उनके ऊपर होने वाले जो मजालिम थे, जो जुल्म सितम थे, वो गुरु घासीदास ठाकुर या इन्होंने जो है अपनी बचपन में वो अपने जो है ऊपर होते हुए देखे थे। ठीक है सर। हरिदास ठाकुर की अगर हम बात करते हैं, ईस्टर्न बंगाल में इसने अच्छा खासा काम किया था चंडाला कल्टिवेटर्स के लिए। चंडाला कल्टिवेटर्स की इसने जबरदस्त मदद की थी, उनको उन सितमों से निकालने के लिए जो जमींदारों ने उनके ऊपर लगवाए थे। उनको बहुत ज्यादा काम करवाया जाता था, लेकिन बदले में उनको कुछ दिया ही नहीं जाता था। तो उनकी लाइफ को बदलने के लिए इसने जबरदस्त काम की थी। श्री नारायण गुरु की अगर हम बात करते हैं, इसने एझावा कास्ट जो थी, जो मॉडर्न केरला में पड़ती हैं, उनके ऊपर अनइक्वल ट्रीटमेंट जो थी पीपल्स के या अपर कास्ट के, उनको उनसे निकालने के लिए इसने जबरदस्त कोशिशें की थी। ही आल्सो बिलीव्ड दैट ऑल ह्यूमन बीइंग्स बिलोंग टू द सेम कास्ट, और ये कास्टिज्म में नहीं मानता था, और ये कहता था कि सारे के सारे दुनिया के लोग एक ही कास्ट से बिलोंग करते हैं। अच्छा सर, ज्योतिराव फूले भी एक अच्छा खासा रिफॉर्मर हिंदुस्तान में आया है। ये 1827 में पैदा हुआ था। जबरदस्त वोकल ये था, ये मोस्ट वोकल पर्सनालिटी थी अमंग द लोअर कास्ट। ये जबरदस्त लो कास्ट लीडर कंसिडर किया जाता था। इसने खुशकिस्मती से क्रिश्चियन मिशनरी स्कूल में एजुकेशन हासिल की थी, और अपनी तालीम हासिल करने के बाद जब इसने देखा कि हमारी जो रिलीजियस स्क्रिप्चर्स हैं वो बहुत सारी ऐसी चीजों को नहीं मानते हैं जो सोसाइटी में थी, ब्राह्मणों ने एस्टेब्लिश कर दी थी, तो इस वजह से इसने ब्राह्मणों को जो है अटैक, ब्राह्मण के आइडियोलॉजीज के ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर दिया। और उन्होंने ये भी इनसे कहा कि आर्यन जो है, जो आउटसाइडर्स हैं, ब्राह्मण उसको आर्यन समझते थे कि इनका कोई हक नहीं बनता है कि ये हम द्रविडियन समझते थे। ये बोलता था द्रविडियन हम हैं, लोअर कास्ट हैं, कि ये बाहर से आके ब्राह्मण हमारे यहाँ पर डोमिनेंट हो गए और हमको हमारे ही लैंड में गुलाम करके रखा। और ये कहता था कि हम लोअर कास्ट द्रविडियन हैं, वो रियल सन्स हैं इस मदरलैंड के, इंडिया के, ठीक है, साउथ इंडिया के खासकर, और इन ब्राह्मणों को हमारे ऊपर कोई राज करने का कोई हक नहीं है, और वी आर द रियल सन्स ऑफ दिस मदरलैंड, लोअर कास्ट। ठीक है। इसके बाद अपर कास्ट को इसने चैलेंज करना स्टार्ट कर दिया, इनके पावर्स और प्रेस्टीज को इसने चैलेंज करना स्टार्ट कर दिया, पर्टिकुलरली पेनिनसुला में। और इस ज्योतिराव फूले ने सत्यशोधक समाज की जो यहाँ पर एस्टैब्लिश किया, उसको एक रिफॉर्म ऑर्गेनाइजेशन इसने बनाई जो कास्ट इक्वालिटी को प्रमोट, कास्ट इक्वालिटी, जिसने कास्टिज्म को खत्म करने का बेड़ा उठाया था। इसके बाद ये आगे जाके एक किताब लिखता है जिसका नाम था गुलामगिरी। ये लिखी थी इसने 1873 में, और इस बुक को इसने डेडिकेट किया था उन ब्लैक अमेरिकन को जिन्होंने अमेरिका में जो ये वहां पर फाइट की थी अगेंस्ट स्लेवरी, उसके लिए उन्होंने अपनी जिंदगियां निछावर कर दी थी। तो वो सारे लोग जिन्होंने अमेरिकन स्लेवरी के हवाले से जहां पर एक्टिविटीज की थी, वहां पर अपनी जानें गंवाई थी। 10 साल पहले शायद हो गया था वहां से, लगभग 1863 में वहां पर ऐसा कुछ हुआ था। तो उन सारे लोगों की सैक्रिफाइस को इसने ये डेडिकेट की थी, ये बुक जिसका नाम था गुलामगिरी। तो ज्योतिराव फूले की ये बुक 1873 में पब्लिश हुई थी, और ये डेडिकेट की गई थी ऑल दोज अमेरिकन हु फॉट अगेंस्ट स्लेवरी इन अमेरिका। अच्छा, एक और नाम जो मैं आपको यहाँ पर बताना जरूरी समझता हूं वो है डॉक्टर BR अम्बेडकर का। भीमराव अम्बेडकर इसका पूरा नाम है। ये भीमराव अम्बेडकर जो है महार फैमिली से बिलोंग करता था, अनटचेबल ये समझे जाते थे।
और इसने अपनी जिंदगी में ही, अपने बचपन में ही देखा था कि किस तरह से अपर कास्ट के लोग उनको स्कूल में अपने साथ बैठने की इजाजत नहीं देते थे। ही वाज आस्क्ड टू सिट आउटसाइड द क्लासरूम। इसको बी आर अम्बेडकर को कहा जाता था कि आप कमरे से बाहर बैठो, आपको कमरे में, क्लासरूम में बैठने की इजाजत नहीं थी। इस इवन के जिस जगह से वो स्कूल के में पढ़ने वाले बच्चे पानी पिया करते थे, उस जगह से इसको पानी भी पीने नहीं दिया जाता था। इसके लिए अलग एक टैप हुआ करता था जहां से पानी पीता था। ठीक है सर। अंबेडकर जो ही अपनी स्कूलिंग फिनिश करता है तो उसको स्कॉलर्स मिल जाते हैं और वो जो है चला जाता है, यूएसए चला जाता है और वहां से 1919 में वहां से वापस आ जाता है। वापस आने के बाद उसने जबरदस्त काम किया है लोअर कास्ट को अपलिफ्ट करने के हवाले से और अपर कास्ट को चैलेंज करने के हवाले से। इसीलिए इन 1927 अंबेडकर ने एक टेंपल एंट्री मूवमेंट की शुरुआत की थी। इसमें ये वो दिखाना चाहता था हिंदुस्तान में रहने वाले लोगों को कि किस तरह से जो है हम लोअर कास्ट के लोग भी जब एकजुट होकर कोई काम करना चाहते हैं तो हम उसको कैसे पूरा कर सकते हैं। सबसे पहले महार कम्युनिटी के जो लोग थे उन्होंने इसको फॉलो किया, क्योंकि ये बेसिकली महार कम्युनिटी से ही बिलोंग करता था। अच्छा, इनको दलित भी कहा जाता था। इसके अलावा इन लोगों को पूरी एक्सपीरियंस थी कि किस तरह से अपर कास्ट के लोग इनको अपने साथ पानी पीने नहीं देते थे और किस तरह से इनको अपने साथ बैठने की इजाजत तक नहीं देते थे। तो इसने वो मूवमेंट्स, अंबेडकर ने 3 ऐसी टेंपल एंट्री मूवमेंट्स की थी बिटवीन 1927 से लेकर 1935 तक। और इसका एम यही था टू मेक एवरीवन सी द पावर ऑफ कास्ट प्रेजुडिस विद इन द सोसाइटी। ठीक है सर। इसका मेन मकसद यही था कि लोगों को दिखाएं कि एक सोसाइटी में एक पर्टिकुलर जो कास्ट की क्या वैल्यू होती है। आगे जाके हिंदुस्तान में नॉन ब्राह्मण मूवमेंट्स भी शुरू हुई थी। अर्ली 20th सेंचुरी में ये चीजें देखने को हमें मिली कि नॉन ब्राह्मण मूवमेंट्स शुरू हो गई थी और इनकी जो शुरुआत की थी वो वेल्दी एजुकेटेड इन्फ्लुएंशियल पीपल्स ने की थी। इनमें से एक नाम है E.V. रामास्वामी नायकर, जिसको हम पेरियार भी कहते हैं। ये एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता था और अर्ली लाइफ में इसने स्टडीज हासिल की थी। संस्कृत में, स्क्रिप्चर्स में इसकी मास्टरी थी, पहले बहुत ज्यादा था और लेटर टाइम्स में ये कांग्रेस का भी मेंबर बन जाता है। लेकिन इसको जब कांग्रेस का मेंबर बनाया गया तो वहां पर इसने एक्सपीरियंस किया कि कांग्रेस में जो लोग थे, जो पॉलिटिशियन थे, वो इसको अपने साथ बिठाते नहीं थे। वो लोग जो लोअर कास्ट से बिलोंग करते थे या मिडिल क्लास से बिलोंग करते थे, इनको जो है अलग से रखा जाता था असेंबली में या इनको अपने साथ बिठाया नहीं जाता था, जिसकी वजह से बाद में इसने ये फैल्ट किया कि मुझे इस्तीफा देना चाहिए और इसने कांग्रेस को खैर बात कर दिया। द लोअर कास्ट वेयर मेड टू सिट एट द डिस्टेंस। ये मैं आपको बताना चाहता हूँ फ्रॉम द अपर कास्ट, क्योंकि वहां पर इमेजिन करें दोज पीपल हु रिप्रेजेंटेड इंडिया। आई एम टॉकिंग अबाउट द पॉलिटिशियंस हु वर देयर इन द कांग्रेस, जिन्होंने बाद में हिंदुस्तान को कहा जाता है कि उन्होंने आजादी दिलाई। उनकी मेंटालिटी आप देखें कि वो लोअर कास्ट को अपने साथ शाबाश नहीं बैठने दे रहे थे। सो इस वजह से पेरियार या जिसको E.V. रामास्वामी नायकर हैं, इसने बाद में इसको खैर बात कर दिया। तो कुल मिलाकर हम ये देखते हैं कि हिंदुस्तान में, इंडियन सोसाइटी में वुमेन्स का स्टेटस बिल्कुल घटिया था बिफोर 19th सेंचुरी। एजुकेशन के आने के बाद उनका स्टेटस बदल गया। रिफॉर्मर्स का मैं कहूंगा, यहाँ पर पर्टिकुलरली मैं नाम लेना चाहूंगा, रिफॉर्मर्स राजा राम मोहन राय जैसे लोगों की ही वजह से हिंदुस्तान की सोसाइटी बदल गई और आगे जाके एजुकेशन ही की वजह से हिंदुस्तान में जो सोसाइटी जो हम आजकल देखते हैं, इसमें बहुत सारी ऐसी तब्दीलियां आई जिसने एक इंसान को इंसान ही बनाए रखने में मदद की, या इंसानों को, जिनको बहुत सारे ऐसे लोग, देयर वर सो मेनी पीपल्स इन इंडिया हु वर नॉट ट्रीटेड एज ह्यूमन बींग्स, जिनको एज ह्यूमन बींग्स ट्रीट नहीं किया जाता था। लेकिन वक्त के साथ एजुकेशन और रिफॉर्मर्स की एफर्ट्स की वजह से उनको वो स्टेटस मिला। लेकिन बहुत हद तक मैं कहूंगा, यहाँ पर बताना चाहूंगा कि वो बहुत सारी चीजें जो ये रिफॉर्मर्स अपनी सोसाइटी में चाहते थे, उनको ये पूरी तरह से लाने में कामयाब नहीं हुए। स्टिल अभी भी हिंदुस्तान में कास्टिज्म चल रहा है। इवन आप यहाँ तक देख सकते हैं कि B.R. अम्बेडकर हिंदुस्तान आजाद होने के बाद क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट हो जाता है, क्योंकि उसको लगा था हिंदुस्तान में लोअर कास्ट के लिए कोई जगह नहीं है।
और उसने बाज़ाब्ता अपनी इन राइटिंग्स में दिखाया था, हिंदुस्तान में लिखा था कि हिंदुस्तान में रहने वाले लोगों को राइट टू वोट तो दिया जाएगा, लेकिन उनको वो हक नहीं दिए जाएंगे जिनका वो हकीकत में हकदार है। और स्टिल वी आर हैविंग दीज एविडेंसेस दैट इन इंडिया इट इज स्टिल डिवाइडेड ऑन द बेस ऑफ कास्ट। अब उनका रूप थोड़ा सा बदल गया है, लेकिन अभी भी हिंदुस्तान में बहुत सारी रिफॉर्मेशन की जरूरत है। स्टिल वी नीड सम रिफॉर्मर्स लाइक राजा राम मोहन राय हु ब्रिंग कंप्लीट चेंजेस इन द इंडियन सोसाइटी, और ऐसी सोसाइटी वजूद में आए जहां पर कोई हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, लोअर कास्ट, अपर कास्ट कोई चक्कर ही ना हो। ऐसी सोसाइटी जब बनेगी तब जाके हर कोई इंसान हिंदुस्तान में जो है अच्छी तरह से और बेहतरीन तरीके से रह सकता है। लेकिन जब तक हमारे दिमागों में ये घटियापन है, ये घटिया विचार हैं अपर कास्ट लोअर कास्ट का, वो मेल फीमेल का ये सिस्टम है, तब तक हमारी सोसाइटी डेवलप नहीं हो सकती है। तो ये कुछ छोटी छोटी और मोटी बातें थी आपके इस टॉपिक के हवाले से, वुमेन कास्ट एंड रिफॉर्म। उम्मीद है कि आप ये बातें गौर से सुनेंगे, बार बार सुनेंगे, और आई सजेस्ट यू टू गो थ्रू द बुक। आप किताब को पढ़ें और वहां पर अंडरलाइन करके वो सारी बातें, जो मेन पॉइंट बातें हैं जो आपके टॉपिक के हवाले से इंपॉर्टेंट, उनको अंडरलाइन करें और उनको समझें, ताकि आगे जाके आपको कोई दुश्वारी फेस ना करनी पड़े। बाकी वस्सलाम।